रीबर्थ ऑफ मिस्टीरियस प्रिंसेस। एपिसोड 18। अर्श का मास्टर बेडरूम। अर्श जैसे ही रूम में एंटर होता है कि पिया उसे पीछे से धक्का देकर सीधा बेड पर गिरा देती है और उसे संभालने का मौका दिए बिना सीधा पलटकर खुद उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाती है और उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ अपनी तरफ करते हुए बोलती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई किसी और लड़की से रोज लेने की। हाँ। अर्श कुछ बोलता उससे पहले ही पिया एक झन्नाटेदार चाटा अर्श के गाल पर रसीद देती है। चाटा पड़ते ही अर्श का हाथ खुद ब खुद उसके गाल पर आ जाता है और वो अपनी आंखें बड़ी कर अपनी लिटिल रैबिट को घूरने लगता है जो इस वक्त अपना मुंह सिकुड़े उसे ही देख रही थी। पिया वापस से अर्श का कॉलर पकड़ उसे झकझोरते हुए बोली, आप सुन रहे हैं या नहीं, या आपने अपने कान उस लड़की को ही दे डाले हैं। तो अर्श अपने दांत पिसते हुए पिया को लेकर पलट जाता है और उसके ऊपर आते हुए बोलता है, लिटिल रैबिट तुम्हारे हाथ अब ज्यादा नहीं चलने लगे हैं। तो पिया अपना हाथ हर्ष की पकड़ से छिड़ाकर वापस से अपनी पकड़ हर्ष की कॉलर पर बनाते हुए अपना गुस्से वाला प्यारा सा फेस बनाते हुए बोली, अच्छा, और आप किसी से भी रोज लेते फिरोगे वो चलेगा मुझे, है ना? उद्धरण चिन्ह। और फिर अर्श को अपनी तरफ खींचते हुए बोली, और आप मुझे पहले ये बताए कि वो सफेद फाउंडेशन से लिपी पुती चुड़ैल आपके ऑफिस में आई क्यों थी? और आई तो आई, वो आपके कैबिन में अकेले क्या करने गई थी? अर्श अपनी लिटिल रैबिट का भारतीय पत्नी वाला मूड ऑन देखकर पूरी तरह से हैरान था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी कुछ देर पहले तक तो पिया ठीक थी, फिर अचानक से ये इंडियन बीवी का रोल क्यों पकड़ लिया। तभी उसके दिमाग की घंटी बजती है और वो अपने दो मछले भाई को मन ही मन कोसते हुए बोला, तुम मेरे भाई नहीं हो सकते, कौन सा भाई अपने बड़े भाई का घर उजाड़ता है। पिया अर्श को ऐसे खोया हुआ देख बोलती हैं, आप फिर से उस सफेद भूतनी के बारे में सोचने लगे। और अपना सिर उठाकर अर्श के लिप्स पर जोर से बाइट करती हैं, जिस वजह से अर्श के लिप्स से ब्लड आने लगता है और अर्श के मुंह से एक आह निकल जाती है। अर्श के लिप्स से ब्लड आता देख पिया घबरा जाती है और अर्श के लिप्स को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोलती हैं, सॉरी, मैंने गुस्से में ज्यादा जोर से बाइट कर दिया, आई एम सॉरी हब्बी। तो अर्श उसे और उसकी बातों को इग्नोर कर पिया के ऊपर से हटकर उसके बगल में लेटते हुए अपने लिप्स पर हाथ रख देखता है तो उसके अंगूठे पर ब्लड लग जाता है। ये देख अर्श पिया को बिना कुछ बोले उठने लगता है। पिया अर्श को देख समझ जाती है कि उसका मिस्टर हैंडसम हब्बी उससे नाराज हो गया है। पिया अर्श को पकड़कर वापस उसके ऊपर लेटते हुए अपने रुआसी आवाज में बोलती है, सॉरी ना प्लीज, मैंने गलती से कर दिया, पक्का अब से नहीं करूंगी। उद्धरण चिन्ह। और फिर अर्श के गले में अपना फेस घुसते सुबकते हुए बोली, आप चाहे हो मुझे भी बाइट कर लीजिए, बट प्लीज ऐसे मुझसे नाराज मत होइए। ये सब बोलते वक्त पिया सिसकियों के साथ साथ अब हिचकियां भी लेने लगी थी, जिसे फील कर अर्श पिया के गालों को सहलाते हुए बोला, जान प्लीज रो मत, आई स्वेर मैं कभी तुमसे नाराज नहीं होऊंगा। तो अपना फेस अर्श के गले से बाहर निकल उसकी आंखों में देखती है, वही अर्श का दिल बेचैन हो जाता है अपनी लिटिल रैबिट को आंखों से लगातार गिरते आंसुओं को देख। पिया अर्श के लिप्स को देखते हुए सिसकते हुए बोली, सच में आप नाराज नहीं होंगे ना? अगर आप मुझसे नाराज हो जाओगे तो मैं मर जाऊंगी ना? पिया के मुंह से एक बार फिर मरने की बात सुन अर्श की भौहें तन जाती हैं और वो झटके के साथ पिया को खुद के नीचे जकड़ते हुए थोड़े गुस्से से भरे लहजे में बोला, मैं कितनी बार कहा है ना कि मेरे सामने मरने की बात मत करना। अर्श के गुस्से से उबलते आवाज को सुन पिया सहम जाती है और अर्श के गले में अपनी बाहें डाल उसे अपनी तरफ खींचते हुए हक कर रोने लगती है और बोलती है, अभी आपने कहा था गुस्सा नहीं है और अभी गुस्सा कर रहे हो। तो अर्श गहरी सांस लेते हुए उसे छोड़ बोलता है, आई एम सॉरी लिटिल रैबिट, बट मैं क्या करूं, मुझे गुस्सा आ गया ना तुम्हारी बातों पर, तुम बातें ही ऐसी कर रही थी। तो पिया उसे देखते हुए बोली, तो आप कैसा क्यों करते हो? तो अर्श पिया के आंसू पोंछते हुए प्यार से बोला, मैंने उस लड़की पर ध्यान दिया क्या नहीं ना, और क्या मैंने उस लड़की से वो रोज लिया नहीं ना, तो फिर? तो पिया अपना पप्पी फेस बनाते हुए बोली, और वो चुड़ैल आपके कैबिन में क्या कर रही थी? तो अर्श पिया की पॉजिटिवनेस को देख स्माइल कर बोला, शिविका के डैड ने एक बिजनेस पार्टी रखी है तो उसी का इनविटेशन देने आई थी। तो पिया उसे हल्की नाराजगी से देखते हुए पूछती हैं, पक्का? तो अर्श हंसते हुए बोला, हाँ पक्का। उसकी बात सुन पिया रिलैक्स हो जाती है, पर तभी उसकी नजर अर्श के होठों पर जाती है जहां से अभी भी खून रिस रहा था। पिया अर्श के होठ को अपने होठों से सहलाते हुए मासूमियत और गिल्ट के मिले जुले एक्सप्रेशन के साथ बोलती है, सॉरी, दर्द हो रहा है। अर्श जो अब तक अपनी लिटिल रैबिट के दिए हुए बाइट को भूल चुका था, वो पिया का सवाल सुन हल्की नाराजगी के साथ बोलता है, और नहीं तो क्या, मैं तुम्हें बाइट करता हूँ तो तुम्हें जैसा दर्द होता है ना, उससे भी ट्रिपल दर्द कर रहा है। तो पिया अपना पाउट बनाते हुए बोली, सॉरी, आप भी मुझे बाइट कर सकते।
पिया की बात सुन अर्श स्माइल करने लगता है, जैसे वो यही चाहता हो कि कब पिया उसे बोले कि आप भी मुझे पनिश कर सकते हो। पर तभी पिया अर्श को देखते हुए बोली, पर आप सिर्फ मुझे पर कर सकते हो, मुझे देख सकते हो, मुझे ही बाइट कर सकते हो, बाकी किसी को नहीं। और फिर अर्श को धमकाते हुए बोली, अगर आपने मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचा भी ना तो मैं आपको गटर के पानी में डूबो डूबो कर मारूंगी। पिया ने ये सब ऐसे कहा था जैसे कि अर्श पिया से डर ही जाएगा। अर्श पिया के ऊपर से उठते हुए बोला, मैं कभी अपनी जान के अलावा किसी और से प्यार नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। और पिया को अपनी गोद में उठाते हुए वॉशरूम की ओर बढ़ जाता है और शरारती अंदाज में बोलता है, और अब मेरी बारी आ गई है प्यार करने की। और फिर अर्श पिया को वॉशरूम में ले जाकर डोर को बंद कर देता है। वहीं रेहान का बेडरूम। श्रीशा किसी क्वीन की तरह अपने हाथों में रेहान का ब्रांडेड लेदर बेल्ट लपेटते हुए काउच पर बैठी थी। वहीं रेहान अपना स्लाइवा गले से नीचे उतारते हुए डोर से चिपका खड़ा अपनी लेडी मोगेम्बो को देख रहा था। श्रीशा अपनी आंखें छोटी कर अपनी उंगली से रेहान को अपने पास आने का इशारा करती है। पर रेहान बेचारा इस वक्त खुद को इतना लाचार और बेबस महसूस कर रहा था कि उसके पसीने छूट रहे थे। एक तो श्रीशा का इतना डेंजरस लेडी मोगेम्बो वाला लुक, और ऊपर से इस वक्त उसने रेहान की वाइट शर्ट डाली हुई थी जिससे उसकी थाई से लेकर नीचे तक का सारा नजारा रेहान के दिल की घंटियां जोरों शोरों से बजा रहा था। श्रीशा रेहान को अपने पास न आता देख अपनी एक आईब्रो उठाते हुए बोली, अगर तुम यहाँ नहीं आए तो द्रौपदी के बाद तुम्हारी चीरहरण कथा लोग सुनेंगे। उसकी बात सुन रेहान बोला, देखो तुम ऐसा नहीं कर सकती, वरना मैं अपनी बीवी को क्या मुंह दिखाऊंगा कि उसका पति पहले ही एक हवसी औरत का शिकार हो चुका है। श्रीशा रेहान के मुंह से बीवी का जिक्र सुन जल्दी से तूकते हुए खड़ी होती है और रेहान के पास पैर पटकते हुए जाती है। रेहान वैसे तो किसी से डरता नहीं था, पर अब क्या करे, जिस पर दिल आ गया उससे उसे सबसे ज्यादा डर लगता था। श्रीशा रेहान के गले में पीछे से हाथ डालकर अपनी तरफ खींचती है और बिना एक पल गवाए अपने होठ रेहान के होठों पर रखकर उसे किस करने लगती है। वही श्रीशा को किस करता देख रेहान का दिल खुशी से झूम उठता है और वो हल्की सी स्माइल करता है, पर किस की वजह से रेहान की स्माइल जल्द गायब हो जाती है और उसके ठंडे हाथ श्रीशा की पतली कमर पर आ जाते हैं। रेहान श्रीशा को देखता है जो अपनी आंखें बंद किए उसे किस किए जा रही थी। वही रेहान को अब ईश्वर का श्रीशा का हाथ पकड़ना याद आ जाता है और वो उसे धकेलते हुए बेड तक लाता है और बिना किस ब्रेक किए श्रीशा के साथ बेड पर गिर जाता है। इधर रेहान के डोर के बाहर गांधी जी के 3 बंदर एक दूसरे पर सवार रेहान के रूम के डोर पर कान लगाए अंदर की बातें सुन रहे थे। तभी श्रेयांश अपने कान में उंगली डाल हिलाते हुए बोला, यार लगता है मेरे कान खराब हो गए, तभी तो मुझे चिंदी चोर की पीटने की आवाजें सुनाई नहीं दे रही। तो ईवान उसके पैर को अपने कंधों से हटाते हुए बोला, बेताल तुम्हारे कान सही सलामत है, बस अंदर ही कुछ और चल रहा है। तो मानव मुंह बनाते हुए बोला, छी छी छी, थोड़ी भी शर्म नहीं बची, इस बंदे में शादी से पहले ही गुटगू चालू कर दिया। तो श्रेयांश चिल्लाते हुए बोला, क्या मतलब, चिंदी चोर अंदर अपनी फर्स्ट नाइट मना रहा है। तभी उन तीनों के कान में कुछ गिरने की आवाज आती है और वो तीनों जैसे ही सामने देखते हैं तीनों के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। ओह गॉड, अब कौन आया जो इन तीनों के गोरे गोरे रंगों को उड़ा बैठा। कुछ गिरने की आवाज सुन तीनों एक साथ मुड़कर पीछे देखते हैं। पीछे खड़े हैरान इंसान को देख तीनों के तीनों झेप जाते हैं। तभी श्रेयांश अपनी बत्ती सी चमकाते हुए बोलता है, मेरे तो कर्म ही फूट गए, कैसे भाई मिले हैं मुझे। और फिर मुंह बनाते हुए बारी बारी से मानव और ईवान को देख बोला, शर्म नहीं आती अपने सबसे छोटे लाड़ दुलारे आंखों के तारे जैसे भाई को बिगाड़ते हुए। और वहां से पतली गली पकड़कर निकलते हुए बोला, आजकल तो बड़े बुजुर्गों के साथ रहना ही पाप हो गया है। और फिर अपने रूम की ओर जाते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर कर बोला, प्रभु घोर कलयुग आ गया है। ईवान और मानव तो अपनी आंखें बाहर निकाले हैरानी से इस पलटी बाज इंसान को जाते हुए देखते रह गए जिसने एक झटके में सारा इल्जाम उन दोनों पर डाल अपने आप को निर्दोष साबित कर दिया था। मानव लाचारी से मुंह बनाते हुए बोला, ईवान भाई ये तो आसमान से गिरे खजूर पर अटके वाली बात हो गई। तो ईवान सामने बुत बनी खड़ी शिविका को देख रोनी सूरत बनाते हुए बोला, इस बैताल के बच्चे ने सरेआम हमारी इज्जत उतार दी यार। तो मानव ईवान के गले लग रोने की एक्टिंग करते हुए बोला, अब हम क्या मुंह दिखाएंगे सबको। तभी शिविका हड़बड़ाते हुए अपना गला साफ करते हुए जल्दी से गौतमी के रूम में घुस जाती है और डोर को बंद कर उससे चिपक कर खड़े होते हुए लंबी लंबी सांसें लेने लगती हैं। गौतमी जो हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखा रही थी वो अपने रूम में ऐसे किसी को बेधड़क घुसते देख डर जाती है और उस और देखती है जहां शिविका श्रेयांश की बातें याद कर रही थी।
गौतमी शिविका को देख बोलती हैं, क्या हुआ शिविदी? तो शिविका गौतमी को देख मासूमियत से बोलती हैं, श्रीशा अपनी फर्स्ट नाइट एंजॉय कर रही हैं। शिविका की बात सुन गौतमी के हाथ से ड्रायर छूटकर नीचे गिर जाता है और वो लगभग दहाड़ मारकर चिल्लाते हुए बोलती हैं, क्या? तो शिविका अपनी रोनी सूरत बनाकर अपनी मुंडी हाँ में हिला देती हैं। तो गौतमी अपने रेहान भाई को याद करती हैं और उस पर तरस खाते हुए बोली, बेचारे अब मेरे रेहान भाई का क्या होगा? अगर उन्हें पता चला कि श्री ने अपने लिए किसी और को ढूंढ लिया है तब तो वो देवदास मूवी के देवदास बन जाएंगे। और गुस्से से लाल होते हुए बोली, पर किस कमीने ने मेरे भाई से उनकी पारो छीनने की हिम्मत की? गौतमी को देवदास का ममेरा भाई बनता देख शिविका उसके पास आती है और उसके सिर पर मारते हुए बोलती हैं, बेवकूफ लड़की, श्री किसी और के साथ नहीं बल्कि रेहान भाई के साथ ही गुल्लू गुल्लू कर रही हैं। शिविका की बात सुन गौतमी लगभग बेहोश होने की कगार पर आ जाती है और सदमे में शिविका को देखते हुए बोलती हैं, हो, मतलब श्री ने सच में शादी से अपने रेहान भाई के साथ? इतना बोल गौतमी चुप हो जाती है और अपने दोनों हाथों की पांचों उंगलियों को आपस में मिलते हुए हिंट देती हैं। तो शिविका उसे देखते हुए अपना सिर हाँ में हिला देती हैं। तो गौतमी किसी ढीठ की तरह गहरी सांस लेकर छोड़ते हुए बोली, तो देर किस बात की, चलो चलकर उनकी प्यार भरी आहें सुनते हैं। गौतमी की बात सुन शिविका अपनी आंखें बाहर निकाले उसे घूरती है और बोलती है, बेशर्म लड़की, बाहर ईवान भाई, मानव भाई भी हैं, कुछ तो शर्म करो। तो गौतमी अपने बालों को हवा में उड़ती है और इतराते हुए बोली, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, तो भाई मैं तो चली। और मटकते हुए डोर की ओर बढ़ जाती हैं और डोर को हल्का सा खोलकर अपना सिर बाहर निकल इधर उधर देखती हैं जहां इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ था। और फिर सीधी खड़ी होते हुए पूरा डोर ओपन कर शिविका की और शैतानी स्माइल के साथ देखते हुए बोलती हैं, मैदान साफ है। इतना बोल गौतमी रेहान के रूम की ओर बढ़ जाती है। वही शिविका गौतमी को जाता हुआ देख खुद से बोलती है, मैं भी जाऊँ क्या? वैसे मुझे कुछ देखना थोड़े है, बस कंफर्म करना है। और फिर खुद का सिर झटकते हुए खुद को डिटती हैं, नो शिवी, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो, शेम ऑन यू। और फिर डोर की तरफ देख अपने हाथों को रब करते हुए मासूमियत से बोलती है, मैं अकेली थोड़ी ना सुनूंगी कुछ। और आगे बिना कुछ सोचे जल्दी से गौतमी के पीछे भागती हैं। अर्श का मास्टर बेडरूम। पिया गुस्से में अपना मुंह फुलाए अर्श के शर्ट के बटन लगा रही थी और अर्श बार बार पिया को कभी लिप किस करके परेशान करता तो अभी नेक पर किस और सक करके परेशान करता। पिया पहले ही थका थका फील कर रही थी क्योंकि अर्श ने उसे वॉशरूम में काफी परेशान किया था जिस वजह से वो गुस्से में थी। और अब अर्श का उसे ऐसे परेशान करना इरिटेट कर रहा था। पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि उसने खुद अर्श को जितना मन चाहे उतना परेशान करने की छूट दे दी थी, जिसका अर्श भी भरपूर फायदा उठा रहा था। पिया जैसे तैसे अर्श को रेडी करती है और थोड़ा दूर जाकर अर्श को ऊपर से नीचे तक स्कैन करती है। अर्श किस वक्त बिल्कुल किसी मैग्नेटिक पसंद की तरह लग रहा था। उसने मेलोडी ग्रीन कॉलर की टोक्सिको कैरी की हुई थी और बालों को बेहतरीन तरीके से सेट किए हुआ था। पिया अर्श को देख एक आह भरते हुए अपना एक हाथ दिल पर रख बोलती है, आप इतने हैंडसम क्यों हो? तो अर्श अपनी लिटिल रैबिट को ऐसे अपना कायल होता देख स्माइल करता है और उसके पास जाकर उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोलता है, बिकॉज मेरी लिटिल रैबिट ब्यूटीफुल नहीं इसलिए। अर्श की बात सुन पिया अपनी आंखें छोटी कर उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए बोली, क्या कहा आपने? तो अर्श पिया के क्यूट फेस को देख हंसने लगता है और बोलता है, हाँ सही तो बोला रहा हूँ, मेरी जान ब्यूटीफुल नहीं बल्कि हॉट एंड सेक्सी है और उससे कहीं ज्यादा क्यूट है। अर्श की बात सुन पिया का पूरा फेस लाल पड़ जाता है और वो अर्श की चेस्ट में अपना फेस छुपाते हुए धीरे से बोली, वहां जाकर उस चुड़ैल से आप दूर ही रहना। तो अर्श पिया के टी शर्ट के अंदर अपने ठंडे हाथ डाल उसकी सॉफ्ट क्रीमी कमर को सहलाते हुए बोला, पक्का मैं उसे अपने आसपास भी भटकने नहीं दूंगा। तो पिया उसकी बात और उसके ठंडे हाथों को फिलकर अपना सिर उठा अर्श की आंखों में देखते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं, ऐसे कौन करता है? तो अर्श अपनी लिटिल रैबिट को देखते हुए स्माइल कर बोला, मैंने क्या किया? तो पिया उसे घूरते हुए उसका हाथ अपनी कमर से हटाने लगती है और मुंह फुलाते हुए बोलती है, आज के बाद आप सोफे पर सोए। तो अर्श पिया के होठों के करीब झुकते हुए बोला, ओके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पर तुम मेरे नीचे सोना। अर्श की बात सुन पिया का मुंह बना जाता है। अर्श भी अब अपनी क्यूट लिटिल रैबिट को बिना कुछ बोलने का मौका दिए बिना उसके सॉफ्ट पिंक लिप्स आप अपने ठंडे होठ रख किस करने लगता है। वहीं रेहान के डोर के बाहर गौतमी और शिविका अपना कान लगाए अंदर होने वाली हलचल को सुनने की कोशिश कर रही थी।
पर बेचारे दोनों की फूटी किस्मत की उन्हें रूम के अंदर से चू तक की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। गौतमी चिढ़ते हुए बोली, यार एक अर्श भाई और लिटिल रैबिट है जिनकी आवाजें सुन मुझे मेरा बॉयफ्रेंड ना होने का दुख होता है, और एक ये दोनों हैं जिनकी आवाजें तो क्या सांसें तक सुनाई नहीं दे रही। और फिर गुस्से से डोर पर मुक्का मारने का इशारा करती है, पर फिर मुंह बनाते हुए रुक जाती है और फिर से अपना कान डोर पर लगा देती है। शिविका तो यही सोचे रही थी कि इतनी साइलेंटली अपना फर्स्ट नाइट कौन मनाता है। तभी अचानक से रूम का डोर ओपन होता है और शिविका और गौतमी एक साथ मुंह के बल रूम के अंदर गिरते गिरते बचते हैं। रेहान जो कि पार्टी के लिए रेडी होकर डोर पर खड़ा था, वो हैरानी से दोनों को देखते हुए पूछता है, क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे मेरे रूम की डोर पर क्यों झूल रही हो। तो शिविका और गौतमी खुद को संभालती हैं और अंदर ताका झाकी करती हैं। और गौतमी बोलती हैं, कुछ नहीं भाई, बस हम ये पूछने आए थे कि आप सब पार्टी के लिए कब निकलने वाले हों। तो रेहान गौतमी और शिविका को अंदर झांकते हुए देख खुद भी अंदर देखते हुए बोला, बस अभी निकल रहे हैं। तो शिविका रेहान को ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हुए बोली, वैसे रेहान भाई आपने श्री को देखा क्या। तो गौतमी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, हाँ भाई आपने श्री को कहीं देखा क्या, हम कब से उसे ढूंढ रहे हैं पर वो कहीं नजर ही नहीं आ रही हमें। गौतमी और शिविका की बात सुन रेहान गड़बड़ा जाता है और अपनी नजरें चुराते हुए बोला, नहीं नहीं, तो मैंने तो नहीं देखा उसे और मैं क्या जानूं उसके बारे में। तभी रेहान के रूम से कुछ पटकने की आवाज आती है जिसे सुन रेहान अपनी आंखें भींच लेता है। गौतमी और शिविका भी अंदर झांकते लगती हैं। तभी श्रेयांश अपने चिंपांजी रूप में कूदते फांदते आता है और रेहान को अपनी बत्ती सी चमकाते हुए बोलता है, ओहो चिंदी चोर, तुम आखिरकार रेडी हो ही गए, मुझे तो लगा था कि आज तुम पार्टी में नहीं चल रहे। श्रेयांश की बात खत्म होते ही शिविका और गौतमी एक साथ चिल्लाती हुई पूछती हैं, क्यों। तो श्रेयांश दोनों को बारी बारी से देखते हुए रेहान को देख शातिर तरीके से स्माइल करता है, जिसे देख रेहान समझ जाता है कि अर्श के दुम छले भाई को कुछ तो पता है। इसलिए वो बिना कोई रिस्क लिए अपने रूम का डोर बंद कर श्रेयांश को खींचते हुए वहां से ले जाने लगता है। वही शिविका को गौतमी दोनों को जाता देख अपना कंधा उचका देती है और मुंह बनाते हैं अपने अपने रूम्स में चली जाती हैं। थोड़ी देर में एशिया के सबसे हैंडसम और डैशिंग लड़के एक साथ मौजूद थे। निहित अर्श को देख थोड़े सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, भाई आज मैं उस कपूर की सारी अकड़ निकल दूंगा, उसने जितना बुरा शिवी और सांवी आंटी के साथ किया है उसे उसका हर्जाना भरना पड़ेगा। तो अर्श भी अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बोला, हम वैसे भी हम सब शिविका के लिए इस पार्टी में जा रहे हैं, वरना हम कभी उस जैसे गिरे हुए इंसान की पार्टी में नहीं जाते। माहौल को इतना ठंडा होता देख श्रेयांश ईवान के ऊपर झूलते हुए बोला, यार जब से शिविदी यहाँ आए हैं तब से हमारा कौवा चिल बन गया है। श्रेयांश की बात सुन निहित उसे घूर कर देखता है और बोलता है, वार्निंग दे रहा हूँ शिवी से दूर रहना वरना तुझे नोच नोच कर खाऊंगा। अर्श जब देखता है कि अब उसका भाई यहाँ से लड़े बिना नहीं जाने वाला तो वो सख्ती से बोलता है, हमें लेट हो रहा है। इतना बोल अर्श पैलेस से बाहर निकल जाता है, क्योंकि अभी तो उसे अपनी लिटिल रैबिट से खाए हुए थप्पड़ का भी तो बदला लेना था अपने घर के मेल मंत्रा यानी कि अपने उल्टी खोपड़ी के भाई से। सभी अपनी अपनी कार्स में बैठ कपूर विला के लिए निकल पड़ते हैं। कपूर विला इस वक्त बड़े ही खूबसूरत तरीके से सजा हुआ था। मिस्टर कपूर यानी कि शिविका और नेत्रा के डैड अपने एक हाथ में वाइन का ग्लास पकड़े और दूसरे हाथ को अपनी पैंट की पॉकेट में डाले बड़े ही शान से सारे गेस्ट का वेलकम कर रहे थे। वहीं कुछ दूरी पर मिसेज राधिका कपूर किसी बूढ़ी घोड़ी लगाम की तरह सज धज कर पार्टी में आए एक से बढ़कर एक बड़े बिजनेसमैन के साथ बातें कम फ्लर्टिंग ज्यादा कर रही हैं। तभी एक साथ 3-4 बड़ी बड़ी महंगी कार्स एक साथ आकर कपूर विला के इंट्रेस पर रुकती हैं और सब गेस्ट की नजर उस ओर टिक जाती हैं। चारों कार्स के डोर एक साथ खुलते हैं और 7 सबसे हैंडसम और अट्रैक्टिव लड़के एक साथ बाहर आते हैं। सब एक साथ एक लाइन में अपनी पॉकेट में हाथ डाले खड़े थे। सबसे आगे अर्श अपने सबसे खतरनाक ऑरा के साथ आंखों पर शेड्स चढ़ाए खड़ा था। उसके दोनों साइड निहित और श्रेयांश सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बड़े ही धमाकेदार स्टाइल में खड़े थे। श्रेयांश जिसके फेस पर हर वक्त क्यूटनेस और शरारतीपन झलकता था, आज उसके फेस पर एक अलग एटीट्यूड दिख रहा था जिसे देख कोई नहीं कह सकता था कि ये वही श्रेयांश जैन है जो अपने तलवार जैसे दिमाग से अपने भाइयों की बैंड बजा दिया करता था। वहीं निहित और श्रेयांश के बगल में ईवान और कृष्व एक साथ अपने बालों में हाथ डाल स्टाइल से खड़े थे। कृष्व भी आज बिल्कुल एक परफेक्ट बिजनेस में लग रहा था और ईवान और कृष्व के बगल में मानव और रेहान खड़े थे। इन सब को देख बस एक यही फीलिंग आ रही थी जैसे कि ये सभी एक इंडियन बीटीएस टीम हो।
पार्टी में मौजूद सभी लोगों की नजर उन सभी पर टिकी हुई थी। तभी एक आदमी मिस्टर कपूर से पूछता है, ओह वाह मिस्टर कपूर, आपने कभी बताया नहीं कि आपकी मिस्टर जैन से भी जान पहचान है। तो मिस्टर कपूर टेढ़ी हंसी हंसते हुए बोले, अरे अरमान साहब, ये भी बताने वाली बात हुई। वही मिसेज कपूर अर्श को देख अपनी एक आईब्रो उठाते हुए शैतानी मुस्कुराहट के साथ दिल ही दिल में सोचती हैं, बस एक बार मेरी नेत्रा डार्लिंग को तुम मिल जाओ, उसके बाद जहां आज तुम खड़े हो वहां हम होंगे। इधर नेत्रा की नजर जैसे ही उस पर पड़ती है, उसकी आंखें चमक उठती हैं और होठों पर शातिर मुस्कान बिखर जाती हैं। नेत्रा अर्श को ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हुए कड़वी हंसी के साथ बोलती हैं, आखिर तुम आ ही गए, चलो आगे आगे देखो होता है क्या। इतना बोल नेत्रा वहां से निकल जाती हैं। अर्श भी सभी के साथ पार्टी में आता है और सबसे पहले मिस्टर कपूर को कांग्रेट्स करता है। बाकी सबका तो दिल नहीं था, पर फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए अब एक एक कर मिस्टर कपूर को बधाई देते हैं। वही श्रेयांश की गिद्ध जैसी नजर सब कुछ छोड़ पार्टी के खाने की मेन्यू पर थी। उसने तो मिस्टर कपूर को बधाई देने तक की दिक्कत नहीं उठाई थी और उन्हें फूल इग्नोर मारकर खाने में क्या क्या मेन्यू उसे दूर से ही जांचने लगा। सब एक दूसरे से बातें करने में बिजी थे, तभी एंट्रेंस पर दो ब्लैक कार आकर रुकती हैं। सबकी नजर एक बार फिर पार्टी के एंट्रेंस पर अटक जाती है। कार के डोर ओपन होते ही ऋषि और ईशर बाहर निकलते हैं। ऋषि अपने कोट का बटन लगाते हुए बाहर निकलता है और पार्टी में बिना किसी को देखे सीधा अर्श को देखता है, जो उसकी ओर तो बिल्कुल नहीं देख रहा था। ऋषि अर्श को देख अपने दांत पिसते हुए मन ही मन बोलता है, बस कुछ दिन और उसके बाद आपकी सांसें तक मेरी मुट्ठी में होंगी। ईशर को पार्टी में आया हुए देख श्रेयांश रेहान के कंधों को अपने कंधों से मारते हुए बोला, लो चिंदी चोर, तुम्हारा सौतन आ गया। उसकी बात सुन सभी एक साथ उस और देखते हैं। रेहान अपना दांत भींचते हुए बोलता है, इस कबाब की हड्डी को मैंने ना तोड़ा तो मेरा नाम भी रेहान नहीं। अर्श भी ऋषि को बिना पल के झपकाए देख रहा था। ऋषि और अर्श की नजरें एक दूसरे को घूर रही थी, जैसे वो आंखों ही आंखों एक दूसरे को वॉर्न कर रहे हो, अगर मेरी जान को तुमने छूने तक की कोशिश की तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। ये वार्निंग दोनों एक दूसरे को आंखों ही आंखों दे रहे थे। तभी दूसरी कार से ऋषि की मॉम निकलती है। इनका हाल भी मिसेज कपूर से कम नहीं था, ये तो उनसे भी 4 कदम आगे थी। उन्हें देख श्रेयांश के हाथों से सॉफ्ट ड्रिंक का ग्लास छूटकर नीचे गिर जाता है और उसके फेस पर एक दर्द और डर के मिले जुले एक्सप्रेशन दिखने लगती हैं। उसके हाथों को मुठिया कस जाती हैं। वही उससे उल्ट अर्श बिल्कुल ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ खड़ा सामने देख रहा था, जैसे कि उसे पता हो कि यहाँ आने के बाद वे सब होना ही था। और बाकी सब ऋषि की मॉम को देख हैरानी से अपनी आंखें बड़ी कर एक साथ फुसफुसाते हैं, कोमोलिका बुआ। और फिर तभी इनकी नजर श्रेयांश पर जाती है, जो कोमोलिका बुआ को देख गुस्से और नफरत से कांप रहा था। और फिर वो लोग अर्श को देखते हुए जो एक्सप्रेशन लेस होकर खड़ा था, किसी के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग वहाँ क्या कर रहे हैं। तभी निहित को कुछ याद आता है और वो चारों तरफ अपनी नजरें घुमा कर देखता है। तभी उसकी नजर ऐसे इंसान पर पड़ती है जिसे देख निहित की सांसें तेज होने लगती हैं। अर्श अपने दोनों भाइयों को देख अपनी आंखों से उन्हें शांत रहने का इशारा करता है, पर श्रेयांश अपनी आंखों में आंसू ले अर्श को देख अपना सिर ना में हिलाने लगता है। निहित की आंखों में भी आंसू छलक आए थे। ईवान, रेहान, कृष और मानव भी हैरान परेशान अपनी आंखों में ढेर सारे सवाल लिए अर्श को देख रहे थे। तभी अचानक से पूरी पार्टी की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और एक स्पॉटलाइट जलती है, जिसके नीचे नेत्रा ब्लैक जीन्स और ब्लैक लेदर जैकेट डाले खड़ी थी। उसकी टॉप, जो ब्लैक कलर की था, उसका आगे का नेक काफी डीप था, जिससे नेत्रा की आधी से ज्यादा क्लीवेज बाहर शो हो रही थी। सच में नेत्रा खूबसूरत नजर आ रही थी, पर काश जितनी खूबसूरत नेत्रा लग रही थी उतना उसका दिल भी खूबसूरत होता। नेत्रा एक खूबसूरत मुस्कान लिए अपना सिर बड़े ही रोब से उठाकर चुटकी बजाती है और तभी एक अचानक लाउड म्यूजिक स्टार्ट होता है। ओह कम टू मी, नन्नन, ओह कम टू सी, नन्नन, ना ना। इसके आगे लाउड म्यूजिक चलता है और पार्टी में आई हुई कुछ यंग लेडीज और गर्ल्स भी नेत्रा का साथ देते हुए डांस करने लगती हैं। सारी गर्ल्स को डांस फ्लोर पर देख नेत्रा एक कातिलाना स्माइल करती है और आगे का गाना लिपसिंग करते हुए डांस करती है। होठों पे बेईमानियां, अपने दोनों हाथों को फैलाकर अपनी चेस्ट को अप डाउन करते हुए, कर ले थोड़ी नादानियां। और फिर आगे झुककर अपने बालों की इधर उधर कर आगे, होठों पर मनमानियां, कर ले थोड़ी नादानियां। और फिर अर्श की ओर देखते हुए आगे गाती हैं, मुझे आधी रात को सताने लगे, मुझे अपने साथ तड़पाने लगे, तू आजा पास ये बुलाने लगे, तुझे छूना चाहे मेरे ये, मेरे ये, मेरे ये, पिंक लिप्स, पिंक लिप्स,
पिन क्लिप्स, पिन क्लिप्स, पिन क्लिप्स, पिन क्लिप्स। पल पल तुझको करते मिस। पिन क्लिप्स, पिन क्लिप्स, पिन क्लिप्स, पिन क्लिप्स, पिन क्लिप्स, पिन क्लिप्स। आई नो यू वांट माय बेबी लिप्स। ये डांस स्टेप फॉलो करते वक्त नेत्रा की नजर अर्श पर ही बनी हुई थी और वो अर्श को देखते हुए बड़े ही गंदे तरीके से कभी अपने होठों को चबाती तो कभी अपनी चेस्ट पर अपनी उंगलियां फेरती, जिसे देख श्रेयांश का पारा हाई हो रहा था। एक तो उसके बाप में उनके पुराने जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया और ऊपर से अब उसकी बेटी उसके भाई को बहकने की कोशिश कर रही है। श्रेयांश किसी तरह अपना गुस्सा निकालना चाहता था, इसलिए वो बिना कुछ बोले पार्टी से बाहर निकल जाता है और बाहर आकर एक 5 कार की बोनट पर मरता है। वही पार्टी में श्रेयांश को जाता देख निहित भी उसके पीछे जाता है, पर अर्श उसे रोक देता है। निहित कंफ्यूजन और गुस्से से मिले जुले भाव से अर्श को देखता है, तो अर्श अपनी आंखें बंद कर उसे रिलैक्स रहने का इशारा करता है। नेत्रा आगे वैसे ही अर्श को अपनी गहरी आंखों से देखते हुए डांस करती है। मेरी ख्वाहिशों को तलब है तेरी, आ करीब आ, अब कर ना देरी। मेरी ख्वाहिशों को तलब है तेरी, आ करीब आ, अब कर ना देरी। तेरे फासले मुझे जलाने लगे, रफ्तार सांसों के बढ़ाने लगे। तू आजा पास ये बुलाने लगे, तेरी बात माने मेरे ये, मेरे ये, मेरे ये। पिन क्लिप्स, पिन क्लिप्स, पिन क्लिप्स, पिन क्लिप्स, पिन क्लिप्स, पिन क्लिप्स। पल पल तुझको करते मिस। पिन क्लिप्स, पिन क्लिप्स, पिन क्लिप्स, पिन क्लिप्स, पिन क्लिप्स, पिन क्लिप्स। आई नो यू वॉन्ट माई बेबी लिप्स। नेत्रा अपनी धुन में अर्श को देख थिरक रही थी और अर्श उस पर बिना ध्यान दिए बस अपनी पॉकेट में हाथ डाले अपना वाइन पीने में बिजी था। तभी अचानक रेहान अपनी आंखें फाड़े एंट्रेंस की तरफ देखता है, जहां पिया ब्लैक कलर के जिमसूट में खड़ी थी और उसके बगल में उसकी ज्वालामुखी खड़ी थी। अब क्या रंग लाएगी नेत्रा की डिजायरेबल डांस। आई स्वेयर कल का चैप्टर आप सब के लिए काफी मजेदार होने वाला है। रेहान तो हैरानी से अपनी आंखें बाहर निकले बस पिया, श्रीशा, गौतमी और इन तीनों के पीछे अपना सिर झुकाए खड़ी शिविका को अपनी आंखें फाड़े देख रहा था। वही नेत्रा अपनी धुन में थिरकते हुए अर्श के पास जाकर उससे चिपक चिपक कर डांस करने लगती है और अर्श उसे गुस्से से देखते हुए बार बार खुद से दूर झटक रहा था। श्रीशा पिया को भड़काते हुए बोली, देख पिया, ये कब्रिस्तान की 100 साल पुरानी डायन तेरे पति और मेरे जीजू को कैसे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही है। तो पिया गुस्से अपनी मुठिया कस बोलती है, इस ब्लैक एंड व्हाइट चुड़ैल के मैंने पिन क्लिप्स मार मार कर ना सूझा दिए तो मेरा नाम भी पिया अर्श जैन नहीं। और अपने पैर पटकते हुए अर्श की ओर बढ़ जाती है, जिसे देख रेहान के पसीने छूटने लगते हैं और वो अपनी आंखें इधर उधर घुमाते हुए पतली गली ढूंढने लगता है जिससे वो सरक कर भाग सके। तभी अर्श नेत्रा को एक जोर का झटका देकर खुद से अलग कर देता है और उसे अपनी जलती आंखों से घूरते हुए पार्टी की दूसरी साइड, जहां थोड़ी शांति थी, उस साइड चला जाता है। अर्श की नजर अब तक पिया या रेहान के एक्सप्रेशन पर नहीं पड़ी थी, जिस वजह से उसे कोई आइडिया ही नहीं हुआ कि वहां अब क्या होने वाला है। अर्श के जाते ही नेत्रा भी उसके पीछे जाती है, पर नेत्रा उस ओर बढ़ भी पाती उससे पहले ही कोई उसे धकेलते हुए कॉरिडोर में लाकर धक्का दे देता है। धक्के की वजह से नेत्रा संभाल नहीं पाती और सीधा फ्लो से जा गिरती है, जिससे उसकी एक तेज चीख पूरे कॉरिडोर में गूंज जाती है। वही गौतमी और शिविका भी पिया के पीछे पीछे भागती हैं, पर जैसे ही श्रीशा उन सब के पीछे जाने को होती है कि तभी कोई पीछे से उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। श्रीशा पहली बार ऐसी बिजनेस पार्टी में आई थी, जिस वजह से ऐसे अचानक अपना हाथ पकड़े जाने से उसे डर सा लगने लगा। श्रीशा जल्दी से पीछे मुड़ अपनी घबराई नजरों से अपने हाथ पकड़ने वाले को देखती है, और जैसे ही उसकी नजर उस इंसान पर पड़ती है, उसके फेस पर एक अजीब सी चिढ़न नजर आने लगती है। श्रीशा चिड़ी हुई आवाज में बोलती है, क्या है, क्यों मुझसे बार बार ऐसे टकराते रहते हो, सुबह की लात भूल गए क्या। तो ईशर टेढ़ी मुस्कान देते हुए बोला, ओह बेबी, मैं तुम्हारी किक तो क्या तुम्हारी किस तक नहीं भूलूंगा, एक बार चांस देकर तो देखो। और श्रीशा को देख अपनी एक आंख विंक कर देता है। श्रीशा ईशर की बात सुन अपने दांत पिसते हुए बोली, तुम गटर के मेढक, अपनी शक्ल देखी है शीशे में कि नहीं। बिल्कुल वैसी है तुम्हारी शक्ल जैसे मीना बाजार के गटर में फुदकते मंडकों की होती है। और फिर गुस्से से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, जाकर ना किसी भैंसी से किस लो, समझे, मुझे छूने तक की कोशिश करोगे ना तो पक्का बाप बनने लायक नहीं रहोगे। श्रीशा की बात सुन ईशर उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए अपनी तरफ खींचता है और खुद से चिपकाते हुए बोलता है, ओहो बेबी, अगर मैं डैड नहीं बन पाया तो तुम्हें एंजॉय कैसे कर पाऊंगा। हाँ, श्रीशा अब तक पूरी तरह से चिढ़ चुकी थी, जिस वजह से श्रीशा ना आव देखती है और ना ताव, और अपने घुटने को मोड़कर ईशर के प्राइवेट पार्ट पर एक जोरदार किक मारती है। श्रीशा के किक मारने की वजह से ईशर दर्द से कराह उठता है।
श्रीशा उसे धक्का देकर खुद से दूर करती हैं और अपने दांत पिसते हुए बोलती हैं, अपनी लिमिट में रहो वरना मैं जो बोलती हूँ वही करती हूँ। और फिर वहां से पिया जिस डायरेक्शन में गई थी उस ओर जाती हैं। वहीं कुछ दूरी पर खड़े रेहान की आंखों में अंगारे जल रहे थे, उसे बार बार श्रीशा का ईश्वर के करीब आना याद आ रहा था। तभी श्रेयांश अपने दांत पिसते हुए बोलता है, इन कमीनों के खून में ही बीमारी है, लोगों से उनकी सारी खुशियों के साथ साथ लोगों का घर उजाड़ना। तो मानव तिरछी मुस्कान लिए बोलता है, पर इस बार बारी हमारी है। मानव की बात सुन सभी उसे कंफ्यूजन के साथ देखने लगे। तो मानव बड़े ही एटीट्यूड के साथ अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए सामने देखता है और बोलता है, इस बार शय भी हमारी होगी और मात भी हमारी होगी। मानव की बात सुन इवान के दिमाग की घंटी बजती है और वह एक शैतानी हंसी हंसते हुए बोलता है, तो चलो शतरंज की बिशात को जीतने चलते हैं। इवान की बात सुन मानव उसे टोकते हुए बोला, जीतने नहीं बल्कि पलटने चलते हैं। और फिर मानव और इवान एक दूसरे को देख एक शैतानी मुस्कान अपने फेस पर बिखेरते हैं। दोनों की मुस्कान तो इतनी हसीन थी कि उसे देखकर शायद किसी भी लड़की का दिल फिसल जाए, पर वो इस बात से अनजान कि यह आने वाले तूफान के पहले की मुस्कुराहट है। श्रेयांश चिढ़ते हुए अपना पप्पी फेस बनाते हुए बोला, देखो चुपचाप से अपना प्लान मुझे भी बता दो वरना मैं तुम सब का वो हाल करूंगा ना जो भाभी ने, मेरी प्यारी भाभी ने उस नेत्रा चुड़ैल डायन भूतनी का भी हाल नहीं किया होगा। ये सब श्रेयांश इतने शान से बोल रहा था जैसे उसने भारत को गिफ्ट में पाकिस्तान दे दिया हो। रेहान ईश्वर को अभी तक घूर रहा था जो अपने दर्द को छुपाने की कोशिश कर रहा था। तभी मानव बोला, चलो आज काफी दिनों बाद किसी पर हाथ साफ करने का मौका मिला है तो इस मौके का लुत्फ उठाते हैं। और आगे बढ़ जाता है। बाकी सब भी अपना मुंह बनाकर एक दूसरे को देखते हैं और उसके पीछे निकल लेते हैं। वही कॉरिडोर में नेत्रा खुद को संभाल कर खड़ी होती है और गुस्से में अपना हाथ उठाकर पिया को थप्पड़ मारने के लिए उसकी ओर बढ़ती है। पर तभी उन दोनों के बीच में शिविका आकर खड़ी हो जाती है और नेत्रा गुस्से में देखते हुए बोलती है, सोचना भी मत लिटिल रैबिट को हाथ लगाने की। तो नेत्रा गुस्से में उबलते हुए बोली, अच्छा तो इसमें तुम भी शामिल हो। तभी वहां श्रीशा और गौतमी भी आती है, नेत्रा को दूसरी तरफ से घिते हुए एक साथ बोलती हैं, और हम भी। तो नेत्रा उनकी आवाज सुन पीछे मुड़कर देखती हैं और गौतमी को देख बोलती हैं, गौतमी देखो मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्लीज। तभी गौतमी उसकी बात काटे हुए बोली, पर मुझे हैं। और अपनी एक आईब्रो उठाते हुए उसे देख बोलती हैं, क्योंकि तुमने मेरे भाई की जान यानी कि उनकी लिटिल रैबिट को जो हट करने की कोशिश की है। गौतमी की बात सुन नेत्रा अपने दांत पिसते हुए उसे देखने लगती है, तभी कोई उसे अपनी तरफ घुमाकर एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर खींच कर मारता है, जिससे उसका फेस एक तरफ झुक जाता है और उसके खुले बाल उसके पूरे फेस पर बिखर जाते हैं। तो श्रीशा अपना पेट पकड़कर हंसते हुए बोलती हैं, ले आज तो डायन के साथ साथ रांची के पागल खाने से भागी हुई महापागल के भी दर्शन हो गए। तो नेत्रा गुस्से में चीखते हुए सीधी होते हुए बोलती हैं, यू बिच, तुम्हें तो मैं। तभी एक बार फिर नेत्रा के मुंह पर जोरदार चाटा रसीद कर लगता है और इस बार वो सीधा मुंह के बल जमीन पर जा गिरती हैं। और पिया जिसने अब तक उसके दोनों फाउंडेशन से गोरे गोरे गालों पर दो तमाचे लगाकर नेचुरल ब्लश को उसके गालों पर ऐड कर दिया था, वो नीचे झुककर नेत्रा के बालों को पीछे से पकड़कर खींचते हुए गुस्से में बोलती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हब्बी के आसपास भटकने की। हाँ। और फिर से अपने दूसरे हाथ से नेत्रा को 2 बार घुमा घुमा कर चाटे लगाती हैं और अपने दांत पिसते हुए गुस्से में बोलती हैं, तुम्हें क्या लगता है मेरे हब्बी को यहाँ बुलाकर तुम उन्हें सिड्यूस करोगी तो मेरे हब्बी तुमसे सिड्यूस हो जाएंगे। और फिर उसे हाथ को पकड़ मोड़ते हुए बोली, मेरे हब्बी सिर्फ मेरे हैं, तुम्हारी उन्हें छूने से सिड्यूस वाली नहीं बल्कि उल्टी वाला फीलिंग आती है, समझी काली नागिन। और फिर नेत्रा का बाल पकड़ लगभग नोचते हुए धमकी और सनक भरी आवाज में बोलती हैं, अपने ये हाथी के कान जैसे कान को खोल कर सुन, अगर मेरी जान के आसपास भी भटकने की हिम्मत की ना तो मैं तेरे इस पिन क्लिप्स को मार मार कर बंदर के पिछवाड़े जैसा लाल कर दूंगी, समझी। पिया भले ही नाजुक दिखती थी पर मानव की ट्रेनिंग से उसकी फाइटिंग स्किल्स काफी अच्छी हो चुकी थी, जिस वजह से 4-5 थप्पड़ में ही नेत्रा के गाल सूज गए थे। तभी शिविका भी गुस्से में नेत्रा के बाजू को पकड़कर लगभग खींचते हुए उठती हैं और एक थप्पड़ उसके गाल पर रसीदते हुए अपनी गुस्से से कांपती आवाज में बोलती हैं, ये मेरी मॉम को बदचल बोलने के लिए। शिविका के थप्पड़ से नेत्रा पिया की ओर झुक जाती हैं और पिया अपना दांत पिसते हुए नेत्रा के दूसरे गाल पर थप्पड़ मारते हुए बोलती हैं, और ये मेरे हब्बी को यहाँ बुलाकर उन्हें सिड्यूस करने के लिए। और फिर शिविका की ओर नेत्रा को धक्का दे देती हैं
वही गौतमी और श्रीशा एक साथ गाना गाते हुए नेत्रा को और भी ज्यादा भड़का रही थी। मेरे ये, मेरे ये, मेरे ये, पिंक लिप्स, पिंक लिप्स, पिंक लिप्स, पिंक लिप्स, पिंक लिप्स, पिंक लिप्स, पल पल तुझको करते मिस, पिंक लिप्स, पिंक लिप्स, पिंक लिप्स, पिंक लिप्स, पिंक लिप्स, पिंक लिप्स, आई नो यू वांट माय बेबी लिप्स। ये लाइन दोहराते हुए गौतमी और श्रीशा नेत्रा को पीटते देख शैतानी स्माइल कर रही थी, जो नेत्रा के गुस्से को और भी ज्यादा भड़का रही थी। शिविका नेत्रा का हाथ पकड़ एक बार फिर थप्पड़ मारते हुए बोली, और ये मुझे गंदा खून बुलाने के लिए। और फिर नेत्रा का बाल पकड़ पिया की तरफ उसे पुश करती है। पर पिया जैसे ही नेत्रा को मारने के लिए अपना हाथ उठती है कि नेत्रा भी झटके से पिया को थप्पड़ मारते के लिए हाथ उठकर उसके गाल तक पहुंचा चुकी होती है, पर उससे पहले ही शिविका उसके हाथ को पिया को थप्पड़ मारने रोक लेती है। शिविका अपने दांत पिसते हुए बोलती है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। और पलक झपकते ही नेत्रा का हाथ पकड़ कर मोड़ देती है और उसका हाथ उसकी पीठ से जोड़ देती है। ऐसा होते ही नेत्रा की दर्द से चीख निकल पड़ी है और नेत्रा नफरत और दर्द के मिले जुले एक्सप्रेशन के साथ रोते हाफते हुए बोलती हैं, बहुत महंगा पड़ेगा तुम सबको ये, तुम सबको वो दर्द दूंगी जिसे देखकर तुम्हारी रूह कांप उठेगी। और फिर शिविका को देखते हुए नफरत से बोलती हैं, याद रख वो आ चुकी है तुझे और इसके। और पिया की तरफ इशारा कर आगे बोलती हैं, सो कॉल्ड पति को वो जख्म देगी जो आज से 17 साल पहले दिया था। और याद रखना इस बार मैं भी तुम सब के प्यार को मौत के घाट उतारूंगी। श्रीशा नेत्रा की बात सुन चिल्लाते हुए बोली, अबे ये च्युइंगम की फैक्ट्री, अपनी ये सड़ी हुई जुबान को लगाम दे वरना भी खींचकर हाथ में ले आऊंगी। और फिर इतराते हुए अपने बालों को झटक कर बोलती है, और वैसे भी मेरी जानू को कपड़े सुखाने में काफी परेशानी होती है, तो अपनी ये चायचे बंद कर वरना तेरी जुबान को तार बनाकर उस पर अपनी चड्डी सुखाऊंगी। तो श्रीशा की बात सुन सभी हंसने लगती हैं और ये हंसी नेत्रा के कानों में किसी पिघलते लोहे के जैसे गिर रही थी। तभी पिया जल्दी से दौड़कर पार्टी वेन्यू की ओर जाने लगती हैं। बाकी तीनों हमारी लेडी मोगाम्बो वो भी नेत्रा को 2-3 गलियां देकर वहां से अपना हाथ झाड़ते हुए निकल जाती हैं। वही एक खाली रूम में ईश्वर की आंखों पर पार्टी बंधी हुई थी और वो अपने हाथों को रगड़कर रस्सी को खोलने की कोशिश करते हुए किसी को हेल्प के लिए बुला रहा था, पर बदकिस्मती से उसके मुंह में एक बड़ा सा कश्मीरी सेब घुसेड़ा हुआ था, जिस वजह से ईश्वर की आवाज उसके गले से बाहर नहीं आ पा रही थी। श्रेयांश ईश्वर को अपना सड़ा हुआ मुंह बनाकर घिरे से नाराजगी में अपने बगल में खड़े रेहान से बोलता है, यार तुम सबको ना नरक के गेट पर भी जगह नहीं मिलेगी। उद्धरण चिन्ह। और फिर अपनी रोनी सूरत बनाकर बोला, इस गधे को क्या जरूरत थी उतना बड़ा एप्पल खिलाने की, मुझे दे देते मैं खा लेता, पर नहीं, तुम सबको तो बस मेरे खाने और मेरी क्यूटनेस से ही जलन है। श्रेयांश अपनी धुन में बोले जा रहा था और बाकी सभी उसे अपनी खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे, जिसे फील कर श्रेयांश अपनी बत्तीसी दिखाते हुए बोला, हे मैं तो मजाक कर रहा था। और फिर रेहान की तरफ देख बोलता है, चिंदी चोर ले लो अपनी सौतन से बदला, बाद में मैं भी आ जाऊंगा अपना हाथ साफ करने, तब तक के लिए मैं कुछ खा पी कर आता हूँ। इतना बोल श्रेयांश वहां से फ्रूट्स का बास्केट उठाकर काउच की ओर कट लेता है। वही मानव, इवान और रेहान एक दूसरे को देख टेढ़ी हंसी हंसते हैं और अपनी आंखों से एक दूसरे को कुछ इशारा करते हैं। इधर पार्टी वेन्यू में पिया अर्श को बड़ी ही बेशब्री से ढूंढते हुए पूरी पार्टी में भाग रही थी, तभी अचानक वो किसी से टकरा जाती है और गिरने के डर से पिया अपनी आंखें बंद कर उस इंसान के गले में अपनी बाहें लपेट देती है। वही जिस इंसान ने पिया को गिरने से बचाया था वो बस एकटक पिया के खूबसूरत चेहरे को निहारने लगता है। कुछ टाइम पिया के फेस को देख जब इस आदमी को यकीन हो जाता है कि वो कोई सपना नहीं देख रहा, तो उसके फेस पर एक खुशी की चमक वाली स्माइल बिखर जाती है। तो क्या करने वाले हैं मानव रेहान और इवान ईश्वर के साथ? और आखिर ये आदमी कौन है जो पिया को देख इतना खुश हो गया? पिया अर्श को ढूंढते हुए पूरे पार्टी वेन्यू पर इधर उधर घूम रही थी। तभी अचानक पिया किसी से जा टकराती है। टकराने की वजह से पिया का बैलेंस बिगड़ने लगता है, जिससे पिया गिरने लगती है। गिरने के डर से पिया अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर तभी उसे अपनी कमर पर किसी के मजबूत हाथों की पकड़ महसूस होती है और खुद को गिरने से बचाने के लिए पिया अपनी आंखें बंद किए हुए ही शख्स के गले में अपनी बाहें डाल उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत कर देती है। वही वो आदमी जब पिया के घबराए फेस और डर से फड़फड़ाती पलकों को देखता है जो अभी बंद थी, तो कुछ समय के लिए पिया को कंफ्यूजन देखने लगता है। पर जब उस आदमी को यकीन हो जाता है कि उसकी आंखें धोखा नहीं खा रही, तो उसके फेस पर एक अलग तरह की चमक नजर आने लगती है और वो पिया को देख स्माइल करने लगता है।
वही जब पिया को फील होता है कि अब वो गिरने से बच गई है तो वो अपनी आंखें बारी बारी से खोलकर देखने लगती है। अपनी आंखों को इतने क्यूट तरीके से खोलने की वजह से पिया काफी ज्यादा क्यूट और इनोसेंट लग रही थी। पिया की ये क्यूटनेस और इनोसेंस को देखकर ऋषि के फेस की स्माइल और भी बड़ी हो जाती है। वही पिया ऋषि को खुद को देख स्माइल करता देख अपनी आंखें छोटी करते हुए बोलती है, ओह भैया क्या है, ऐसे हंस क्या रहे हो? और चिढ़ते हुए आगे बोलती हैं, किसी जोकर कर देख लिया है क्या? इधर ऋषि का मुंह जिसका मुंह देखने लायक हो गया था, पिया के मुंह से भैया सुन ऋषि का पूरा दिमाग ही ठनक जाता है। पिया मुंह बनाते हुए बोलती हैं, अब क्या पार्टी खत्म होने तक आपका इरादा मुझे ऐसे झूला झुलाने का है? पिया की बात सुन ऋषि स्माइल करते हुए पिया को सीधा खड़ा करता है और वैसे ही स्माइल करते हुए बोलता है, नो वैसे आपका आइडिया इतना बुरा भी नहीं है। तो पिया जो पहले से गुस्से में आग बबूला हुए बैठी थी अब ऋषि के इरिटेट करने से और भी ज्यादा भड़का जाती है और अपनी एक आईब्रो उठाते हुए बोलती है, जुबान उतनी ही चलानी चाहिए जितनी की जरूरत हो। तो ऋषि हंसते हुए बोला, हाय मैं तो मर ही जावा आपके इस जलवे से। वैसे आप है तो आग बिल्कुल मेरी तरह। ऋषि की बात सुन पिया कुछ नहीं बोलती और उसे इग्नोर कर वहां से जाने लगती है पर तभी ऋषि उसका रास्ता रोकते हुए बोलता है, आहा आहा, कहाँ चली आप, थोड़ी जान पहचान तो करती जाए, क्या पता हमारा ये मिलना पूरी जिंदगी के लिए लिखा हो। ऋषि की बात सुन पिया अपनी आईब्रोज सिकुड़ते हुए बोलती है, मतलब? तभी कुछ दूर पर खड़ा अर्श पिया को वहां देख हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि शायद वो कोई सपना सपना देख रहा है या वो पिया को खोने के डर से इतना ज्यादा घबरा गया है कि उसे पिया की प्रेजेंस फील हो रही है। इसलिए अर्श अपनी नजरें घुमाकर चारों तरफ अपने दोनों भाइयों और बाकी सब कंगारुओं को ढूंढने लगता है। पर तभी उसकी नजर कॉरिडोर से आती श्रीशा, गौतमी और शिविका पर पड़ती है। उन्हें देख उसे यकीन हो जाता है कि पिया सच में पार्टी में है और जल्दी से मुड़ अपनी लिटिल रैबिट की ओर देखता है जाता उसकी नजर ऋषि और अपनी लिटिल रैबिट पर पड़ती है। अपनी जान को उस शैतान के साथ देख अर्श के दिल में एक तेज दर्द का सैलाब उठता है। अर्श के फेस एक्सप्रेशन को देख कोई भी बता सकता था कि वो कितना गुस्से और नफरत में लग रहा है। अर्श अपने हाथ में पकड़े वाइन के ग्लास को जोर से दबा देता है जिससे उसके हाथ में पकड़ी वाइन की ग्लास टूटकर नीचे बिखर जाती है। और अर्श अपने ब्रांडेड लेदर शूज से उन कांच के टुकड़ों को गुस्से से मसलते हुए पिया की ओर बढ़ जाता है। वही शिविका की नजर जब अर्श के गुस्से से देहकते चेहरे पर पड़ती है तो वो भी उस डायरेक्शन में देखने लगती है जहां अर्श के कदम तेज रफ्तार से बढ़ रहे थे। उस ओर देखते ही शिविका की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और अचानक उसके मुंह से निकलता है, ऋषि। ऋषि का नाम सुन गौतमी भी चौंक जाती है और शिविका की नजरों का पीछा करती है। गौतमी भी डरी सहमी आंखों से कभी ऋषि को देखती तो कभी अपने शैतानी रूप में आ रहे भाई को देखती। अर्श जल्दी से पिया के पास जाता है और बिना कोई मौका दिए पिया को अपनी तरफ घुमाकर उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। पिया भी अचानक से हुए इस एक्शन से घबरा जाती है पर अपने पास अर्श को फिलकर पिया खुद को संभाल कर अर्श को देखती है, जो इस वक्त गुस्से से अपनी भौहें सिकोड़ अपनी आंखें बंद कर पिया के होठों को काफी रुडली किस कर रहा था। पिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अर्श उसे इस वक्त कैसे किस कर रहा है, उसे बस इस बात की तसल्ली थी कि उसकी जान उसके पास है। पिया भी पूरी पार्टी को भूल कर अर्श के गले में अपनी बाहें डाल देती है। पार्टी में आए सभी लोग हैरानी से अपनी आंखें बाहर निकाले अर्श और पिया को देख रहे थे। वही ऋषि के तो तन बदन में आग सी लग जाती है जब वो अर्श को पिया को किस करता देखता है। ऋषि गुस्से में अपने दांत पिसते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे? इतना बोलते बोलते ऋषि रुक जाता है क्योंकि वहां अर्श और उसके बीच में रेहान, ईवान और मानव अपनी पॉकेट में हाथ डाले अपने आंखों पर शेड्स चढ़ाए बड़े ही एटीट्यूड के साथ आकर एक साथ खड़े हो जाते हैं। ऋषि उन्हें देख अपनी लाल आंखों से गुस्से में दांत पिसते हुए जैसे ही उन तीनों की ओर बढ़ता है वैसे ही उन तीनों के सामने श्रेयांश और निहित अपनी मुंडी बड़ी ही अजीब तरीके से टेढ़ी कर अपना के हाथ पैंट की पॉकेट में डाले दूसरे हाथ से अपनी गर्दन को सहलाते हुए ऋषि को देखने लगते हैं। ये सीन इतना खतरनाक लग रहा था कि वहां पार्टी में मौजूद हर एक इंसान अपनी वाइन की घुट के कर उसे देख एंजॉय कर रहा था कि अब आगे क्या होगा। ऋषि जैसे ही श्रेयांश का कॉलर पकड़ने वाला होता है कि तभी कृष्ण उसका हाथ पकड़कर मोड़ते हुए बड़े ही खतरनाक तरीके से बोलता है, ना मुन्ना ना, कोशिश भी मत करना। और अपने होठ के एक साइड के कोने को उठाते हुए बोला, वरना तुम सिर्फ छुओगे और हम तुम्हारा वो हाल करेंगे जिसे तुम्हारे मामा से लेकर उनके चमचे और तुम्हारी वो माँ तक देख तिलमिला उठेगी। तो ऋषि गुस्से में कांपते हुए अपने दांत भींच कृष्ण से बोला, उन्हें बोलो कि उससे दूर हो जाए वरना। ऋषि की बात को काटते हुए श्रेयांश बोला, वरना क्या? अपने कान खोल कर सुन लो, वो हमारी भाभी हैं।
तो निहित आगे आते हुए नफरत से बोला, और हमारी भाभी को कोई अपनी गंदी नजर से देखे ये हमें बर्दाश्त नहीं। तो ऋषि अपनी लाल आंखों से उन्हें देख गरजते हुए बोला, वो मेरी हैं। ऋषि की आवाज जैसे ही अर्श के कानों में पड़ती है, अर्श जो कब से पिया को किस कर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, वो जल्दी से पिया से अलग होता है और प्यार से पिया को देखता है, जो लंबी लंबी सांसें लेते हुए अर्श को ही देख रही थी। अर्श पिया के होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए अपनी एरोजेंट वॉइस में मानव से बोलता है, मानव लिटिल रैबिट को कार तक लेकर जाओ, मैं अभी आता हूँ। अर्श पिया के होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए अपनी एरोजेंट वॉइस में मानव से बोलता है, मानव लिटिल रैबिट को कार तक लेकर जाओ, मैं अभी आता हूँ। अर्श की आवाज सुन पिया थोड़ा डर जाती है, पर फिर अर्श की आंखों में अपने लिए प्यार देख पिया नॉर्मल हो जाती है और मानव उसे और श्रीशा, गौतमी और शिविका को पार्टी से बाहर ले जाता है। उनके जाते ही अर्श अपनी आंखों में सिर्फ गुस्सा लिए ऋषि के पास आता है और अकड़कर अपने दोनों हाथों को अपनी पॉकेट में डाल बिल्कुल सर्द आवाज में बोलता है, मैं काफी अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम अपनी माँ की तरह बिल्कुल नहीं हो, इनफैक्ट तुम तो उन्हें अपनी माँ भी नहीं मानते। तो ऋषि अपने आंखों में गुस्से का गुब्बार लिए अर्श होठों को देख नफरत से बोलता है, मुझे आप में और ना आपकी बातों में इंटरेस्ट है। उद्धरण चिन्ह। तो अर्श एक तिखी हंसी हंसते हुए बोलता है, आई नो तुम्हें किसमें इंटरेस्ट है। और फिर अपनी एक आईब्रो उठाते हुए गुस्से में एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, पर वो मेरी जान है और मेरी वाइफ भी। तो अगर मरना नहीं चाहते तो अपनी सोच और खुद को मेरी जान से दूर कर दो, वरना। तो ऋषि भी चिल्लाते हुए बोला, वरना क्या कर लेंगे आप। ऋषि के चिल्लाते ही रेहान, मानव, कृष्ण, ईवान, निहित और श्रेयांश उसे चारों तरफ से घेर कर उसके सर पर अपनी अपनी गन निकल पॉइंट कर देते हैं। पार्टी में आए सारे लोग दंग रह जाते हैं। मानव ने सारे मीडिया रिपोर्टर्स को वहां से निकलवा दिया था और अब निहित अपनी बुलंद आवाज में दहाड़ते हुए बोलता है, पार्टी इज ओवर, अब आप सब जा सकते हैं। और एक कोने में अर्श के डेविल रूप को देख दुबक कर खड़े मिस्टर कपूर को देख टेढ़ी मुस्कान के साथ बोलता है, वैसे भी बड़े ऐश कर लिए मेरे ससुर जी ने अपनी पत्नी और बेटी के पास पर, और साथ ही साथ आप सबको भी उस ऐश का लुत्फ दे दिया। निहित की बात सुन मिस्टर कपूर का गला सूख जाता है और वो अपने स्वाइवा को अपने गले से नीचे उतारते हुए निहित को अपनी डरी सहमी आंखों से देखने लगते हैं। वही मिसेज कपूर मुंह बनाते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए बोलती हैं, ओह गॉड जी, अपने मुझे इस नालायक बेटी को क्यों दे दिया। कहा मैंने उसे आम की फैक्ट्री पर हाथ मारने को कहा था और ये यहाँ फैक्ट्री के माली पर अटकी पड़ी है। हो। और फिर अपना मुंह बनाकर इधर उधर देखने लगती हैं और चिढ़ते हुए खुद से बोलती हैं, पता नहीं कहाँ गायब हो गई ये, अभी तो ठुमक ठुमक कर अपने जलवे देखा रही थी और अब पता नहीं कहाँ किसके जलवे देखने निकल गई है। और फिर अपना मार्गिल सा मुंह बनाकर सामने का तमाशा देखने लगती है। और अब तक सारे गेस्ट चले भी गए थे। अरे भाई अब जाए भी क्यों ना, द एशियन किंग के हाथों अपनी बर्बादी का कार्ड थोड़े ना लेना था। तभी अचानक से अर्श ऋषि का कॉलर पकड़ गुस्से में अपने दांत पिसते हुए बोलता है, खबरदार जो अपनी गंदी जबान से उसका नाम लिया तो ऋषि शैतानों की तरह हंसते हुए बोला, कब तक, आखिर कब तक आप पिया को मुझ से बचाओगे। और अर्श आंखों में आंखें डालकर उसे ऐसे देख बोलता है जैसे वो उसे कुछ याद दिला रहा हो। कभी ना कभी तो उसे आज से 17 साल पहले की सारी बातें पता चलेगी, तब वो खुद आपको छोड़ेगी। इतना बोलते ही अर्श उसे एक मुक्का दे मारता है जिससे ऋषि के होठों के किनारे से खून आने लगता है और वो सीधा फ्लोर पर गिरता है। तभी श्रेयांश गुस्से में उसके पास आता है और उसके कॉलर को पकड़ धमकाते हुए बोलता है, अगर मेरे भाई और भाभी के बचाने की कोशिश की तो याद रखना तुम अपने भाई को हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। पर ऋषि इसकी बातों को इग्नोर कर फर्श पर लेटते हुए अपने सिर के पीछे हाथ रख हंसते हुए गाता है, उफ क्या रात आई है, मोहब्बत रंग लाए, हम जश्न मनाएंगे, सागर छलकाएंगे, ना होश में आएंगे। और फिर अर्श को देख अपने होठ के एक कोने को उठा आगे गाता है, तेरे इश्क में नाचेंगे, हो तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे। अर्श उसे गुस्से से अपनी लाल हो चुकी आंखों से घूर रहा था। अर्श इस वक्त बिल्कुल एक शैतान लग रहा था। लाल आंखें, माथे पर पसीने की बूंदें जो फिसलते हुए नीचे की ओर गिर रही थी, और गुस्से में तनी नैस जिसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो नसें किसी भी वक्त अर्श के फेस को पर कर बाहर आ सकती हैं। अर्श जल्दी से अपने लंबे लंबे कदम लेते हुए पार्टी से निकल जाता है और बाकी सब भी ऋषि को अपनी आंखों से वॉर्न करते हुए अर्श के पीछे निकला जाते हैं। पर ऋषि अपनी धूम में पिया की पहली झलक, उसकी पहली छुअन को याद कर किसी पागल की तरह मुस्कुराते हुए आगे जा रहा था। वही कुछ दूरी पर खड़ी उसकी मॉम यानी कि कोमोलिया के फेस पर शातिर मुस्कान थी।
वो अपनी बेटे को देख खुद से बोलती है, बस ऐसे है, तुम सब लड़ते रहो और बाकी का काम मैं खुद कर लूंगी, जिसके बाद मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। और रही बात तुम सांप की, तो तुम सब तो ऐसे ही मर जाओगे। कोमोलिका अपने बेटे को ऐसे देख रही थी जैसे वो उसका बेटा ना होकर एक शतरंज का महारा हो। वही बाहर अर्श पागलों की तरह चिल्लाते हुए इधर उधर फ्लावर प्लांट्स को उठाकर पटक रहा था। तभी श्रेयांश उसके पास आकर उसके गले लगते हुए अपने रुआसी आवाज में बोलता है, भाई प्लीज आप ऐसे गुस्सा मत कीजिए, भाभी कहीं नहीं जाएगी आपको छोड़कर। तो अर्श श्रेयांश को गले लगाते हुए अपने भराए गले से बोलता है। वो सही बोल रही था। अपनी पकड़ श्रेयांश पर कसते हुए अर्श अपने दर्द भरे आवाज में बोलता है, वो सही है। जिस दिन लिटिल रैबिट को हम सब का ब्लैक पास्ट पता चले गए, उस दिन शायद अपनी जान को खुद में ही गलत लगूंगा। अर्श की हालत देख सब उसके पास जाते हैं और क्रिश अर्श को पीछे से हक करते हुए बोला, नहीं अर्श, तू देखना, लिटिल रैबिट कभी तुझे छोड़कर नहीं जाएगी। तो निहित भी श्रेयांश को हक करते हुए अपनी नम आवाज में बोलता है, हाँ भाई, भाभी आपको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है, वो कभी आपके बिना नहीं रह सकती। तभी रेहान, इवान और मानव भी उन चारों को अपनी बाहें फैलाकर गले लगाते हैं और इवान बोलता है, हाँ अर्श, लिटिल रैबिट बहुत समझदार है, वो अपने और हम सब के ब्लैक पास्ट को जानकर उसे जरूर समझेगी। तो मानव बोलता है, बिग बॉस, वैसे भी यंग मैडम कभी भी आपके बिना रह ही नहीं सकती, क्योंकि हमें उनका आपको पीटना याद है। मानव के बोलते ही सब एक साथ हंस देते हैं और एक दूसरे से अलग होते हैं। तो श्रेयांश अपने आंसुओं को पोंछ चिढ़ाते हुए बोलता है, हाँ मेरा डेविल भाई जो कभी किसी की ऊंची नजर बर्दाश्त नहीं करता, वो मेरी लिटिल क्यूट भाभी के लात घुसे और थप्पड़ तक झेल लेता है। अर्श जो अब तक नॉर्मल हो गया था, वो अपने भाई की बात सुन उसे घूरने लगता है। तो श्रेयांश अपनी बत्तीसी निकल कर चिल्ला कर पार्किंग लॉट की ओर भागते हुए बोला, भाभी बचाओ, आपका पति मुझे कच्चा खा जाएगा। श्रेयांश को भागता देख सभी हंस देते हैं और उसके पीछे पार्किंग लॉट की ओर बढ़ जाते हैं। सब अपनी अपनी कार्स में थे। अर्श जैसे ही अपनी कार का डोर ओपन करता है कि तभी कोई उसे पीछे से कार के अंदर धक्का दे देता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।